आज हम लोग वृत्त से संबंधित कुछ देखेंगे। इसके पहले मैंने आपको वृत्त के मुख्य बिंदुओं की परिभाषा की चर्चा की थी और उसमें जो है उन सभी बातों को परिभाषा के रूप में लिखवाया था और चित्र के मतलब अनुसार आपको समझाने का प्रयास भी किया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि वृत्त में जो त्रिज्या है, व्यास है, इससे तो परिचय आपका हो गया है। त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, आप पहले से जान चुके हैं। लेकिन आज आप त्रिज्या को कैसे प्राप्त करें इसका सूत्र जानेंगे, व्यास को कैसे प्राप्त करें इसका सूत्र जानेंगे। ठीक है, तो मैं अब समय को मतलब बिना बर्बाद किए आपके काम को अंजाम देने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहां आप देख रहे हैं, यह जो है एक वृत्त है। क्या है? वृत्त। यहां यह इसका केंद्र हो गया। ठीक है, केंद्र से होके गुजरने वाली रेखा यह इसकी व्यास हो गई। फिर एक दूसरी रेखा यदि हम यहां से गुजारते हैं तो यह भी व्यास हो गया। फिर एक तीसरी रेखा यहां से गुजारते हैं तो यह भी व्यास हुआ। यह रेखा केंद्र से होकर गुजरना चाहिए और यह जो केंद्र है वो ओ है। ओ से ए की दूरी जो है यह त्रिज्या होती है, जिसकी चर्चा हमने आपको पहले की थी। और तो यह भी ओ भी एक आर होगा, त्रिज्या होगी। अर्थात आप देख रहे हैं ओ ए बराबर त्रिज्या, शॉर्ट फॉर्म इसका आर। फिर ओ बी बराबर त्रिज्या, शॉर्ट फॉर्म इसका आर। ठीक है, तो अब ए बी जो होगी यह व्यास होगी। क्या होगी? व्यास होगी। दिख रहा है आपको? ए बी जो है व्यास होगी। ठीक है, जब ओ ए आर और ओ बी आर और ए बी व्यास, तो आप देख सकते हैं ए बी बराबर सामान्य तरीके से ए बी बराबर क्या हो सकता है? बी ओ प्लस ओ ए हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जी, तो इस तरीके से बी ओ और ओ ए दोनों को आप जोड़िएगा तो व्यास को हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि डी द्वारा सूचित किया जाता है। डायमीटर व्यास को कहा जाता है। अब ओ बी, बी ओ क्या है? आर है और ओ ए क्या है? आर है। अर्थात डी बराबर 2r आपको क्या प्राप्त हुआ? यह जो आपको फार्मूला प्राप्त हो गया। अर्थात व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, ऐसा आपको सूत्र प्राप्त हुआ। अब इस सूत्र को आप याद कीजिएगा और गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका प्रयास मतलब इसका उपयोग कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से अब आप देख रहे हैं व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। अब यहाँ यह व्यास निकालने का फार्मूला था, लेकिन यदि आपको त्रिज्या निकालना हो, क्या निकालना हो? त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या हो सकता है? 2 इधर गुना कर रहा है। तो हमने आपको हमेशा बताने का प्रयास किया है कि समीकरण के नियमानुसार जो चीजें इधर गुना कर रही हैं उधर जाने के बाद भाग करेंगी। तो यहाँ त्रिज्या बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा व्यास बटा 2, अर्थात r बराबर d बटा 2। यह आपको व्यास और त्रिज्या का सूत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसके बाद तो परिधि क्या है क्वेश्चन हो गया। अब उसका आंसर लिखिए। एक वृत्त के अनुदिश तय की गई दूरी उसकी परिधि या परिमाप कहलाती है। उसकी परिधि या परिमाप कहलाती है।
अब बोर्ड पे देखिए, यह मैं यहां से इस बिंदु को उठा रहा हूं और खींचते हुए वृत्त के साथ गोलाकार स्थिति में मिला रहा हूं। तो यहां से लेकर यह जितनी भी दूरी तय की गई है यह परिधि कहलाएगी। ठीक है, जिसका सामान्य सूत्र होता है परिधि या परिमाप बराबर 2 पाई r। यह परिधि का सूत्र हुआ। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है कि परिधि बटा 2 गुना परिधि बटा व्यास का अनुपात जो है वह पाई का मान निकालता है। क्या निकालता है? पाई का मान। अर्थात परिधि है आपका 2 पाई r और व्यास का सूत्र आपको पहले बताया गया है 2r। अब यहाँ 2 से 2 विभाजित होगा और r से r बचेगा पाई। ठीक है, तो यह परिधि बटा व्यास जो है पाई की अनुपात में होता है, जिसे पाई द्वारा पढ़ा जाता है और इसे अचर राशि भी कहा जाता है। इसका उपयोग वृत्त के प्रत्येक सूत्र में देखा जाता है। ठीक है, अब जो है परिधि का जो सूत्र आपको प्राप्त हुआ था 2 पाई r, यहाँ अगर आप चाहिए व्यास अगर दिया हो तो आप सीधे पाई d का सूत्र भी लगा सकते हैं। 2r बराबर d होता है तो पाई d भी हो सकता है। अब आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो अब लिखिए क्षेत्रफल क्या है। किसी भी क्षेत्रमितीय आकृति के अंदरूनी क्षेत्रों के कुल स्थिति को क्षेत्रफल कहा जाता है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, यहाँ जो वृत्त बना हुआ है इसकी जो आंतरिक स्थिति जो मैं छायांकित कर रहा हूं यह वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आपने देखा जो परिमाप था बाहरी स्थिति को परिमाप कहा जाता था, लेकिन जो यह आंतरिक स्थिति होती है इसको वृत्त का क्षेत्रफल कहा जाता है। अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि पाई r स्क्वायर कैसे होता है। यहाँ एक सवाल बन सकता है कि सिद्ध करें कि, लिखिए, सिद्ध करें कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर लाने के लिए आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। यह केंद्र हो गया, केंद्र से एक त्रिज्या मिला दी गई। मान लीजिए यह त्रिज्या जो है व्यास बन के निकल रही है। फिर यहाँ एक रेखा जो इससे व्यास बन के निकल रही है, फिर यहाँ एक रेखा जो व्यास बन के निकल रही है, फिर यहाँ एक रेखा जो व्यास बन के निकल रही है। अगर आप वृत्त को एक वृत्ताकार कागज का टुकड़ा काटिए, क्या कीजिए, या मतलब फोटो के हिसाब से देखिए
और इसको त्रिज्यखंडों की स्थिति में बांटिए। ठीक है, त्रिज्यखंडों की स्थिति में इसको बांट रहे हैं। तो यह 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5, 6, 7, 8, सपोज 8 भाग हो गया। ठीक है, अब इन 8 भागों को त्रिज्यखंड न है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यह जो स्थिति है, यह जो बनी हुई है, यह त्रिज्यखंड है, दिख रहा है ना आपको। तो इस त्रिज्यखंड को इस तरीके से आकृति प्राप्त हो रही है, आपको हो रही है। 8 खंडों में वृत्त को काट दीजिए। ठीक है, और जो है तो वृत्ताकार कागज के खंडों को इस तरीके से लाइन खींच करके आप कैंची के माध्यम से इसको काट लीजिए, ऐसा आकृति कट जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या होगा कि यहाँ से जो है एक ऐसी आकृति मिलेगी ना, मतलब एक नुकीले हिस्से को नीचे की तरफ और चौड़े वाले हिस्से को ऊपर की तरफ, फिर नुकीले हिस्से को ऊपर की तरफ, फिर चौड़े वाले हिस्से को नीचे की तरफ। आ रहा है बात समझ में? इस तरीके से आप जोड़ते चलिए। सुन रहे हैं ना बात? तो जब जोड़िएगा तो क्या होगा, यह जो आकृति आपको प्राप्त होगी यह आयत के तरीके की हो जाएगी। तो यह जो ऊपर जो आप देख रहे हैं चाप, एक इधर चाप, फिर एगो नीचे चाप, एक इधर चाप, फिर एगो नीचे चाप, यह चाप हुआ। तो यह चाप यहां से आया है, यही ना है? समझ रहे हैं बात? यही ना स्थिति है जो यहाँ पे जो आपको उभरा हुआ दिख रहा है, वही आयत की लंबाई हो रही है और चौड़ाई जो है इसकी यह त्रिज्या हो रही है। यह ओ मान लीजिए, इसको मानते हैं ओ ए को, यदि आप निकालते हैं तो ओ ए को ना बैठा रहे हैं, तो यह ओ हो गया और यह ए हो गया। तो चौड़ाई इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। लंबाई कितनी होगी? लंबाई क्या हो जाएगी? 2 पाई आर, ये वृत्त की परिधि होगी ना, और उसमें से यह आधी होगी, 1/2 होगी। क्यों आधी होगी? क्योंकि यहाँ जो आप चाप देख रहे हैं, यह एक हिस्सा का चाप तो इधर आ जा रहा है, दूसरे हिस्सा का चाप ऊपर जा रहा है। समझ रहे हैं बात? अर्थात एक चाप तो यहाँ आ गया ना, और फिर दूसरा चाप यहाँ आ गया। अर्थात जो यह पूरी वृत्त की जो लंबाई थी, जो पूरी वृत्त की परिधि थी, वह 2 हिस्से में बंट गई। कितने हिस्से में? 2 हिस्से में। एक हिस्सा ऊपर वाला आयत का लंबाई हो गया और दूसरा हिस्सा नीचे वाले आयत की मतलब आयत के नीचे वाली लंबाई हो गई। समझ गए बात? तो यह आपको प्राप्त हुआ 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, उसका आधा हिस्सा 1/2 और अभी गुना नहीं, 2 से 2 काट देंगे तो पाई आर आपको प्राप्त हुआ। यल कितना हुआ प्राप्त? पाई आर। और बी आपको कितना प्राप्त हुआ? त्रिज्या है ना, अर्थात आर। ठीक है, तो मैंने आपसे सवाल में क्लियर किया था कि सिद्ध करें कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आपको सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुना चौड़ाई होगा। लंबाई आपके पास कितना है? पाई आर, और चौड़ाई कितना है? आर, अर्थात पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होगा। क्योंकि हमने वृत्त के कागज के टुकड़े को वृत्त में मौजूद त्रिज्यखंडों को काट करके एक आयताकार स्थिति में ढाला, और उस आयत का क्षेत्रफल जब हम निकाल रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, जो कि वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। अर्थात मेरे इस वीडियो को देख करके आप जो है इस तरीके से, आप सामान्य तरीके से आप इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो आप वृत्ताकार कागज का टुकड़ा काटिए और उसको त्रिज्यखंडों में बांटिए, और बांटने के बाद उसको उस टुकड़ों को इस तरीके से जोड़ करके आयत के रूप में बना करके कीजिए, पहला। दूसरा, आप कॉपी पे इसको जैसे मैं बनाया हूं वैसे बना सकते हैं। इस तरीके से यह प्रमाणित होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम लोग क्षेत्रफल को देख लिए। अब देखेंगे त्रिज्यखंड। यह वृत्त हो गया। त्रिज्यखंड को हमने आपको परिभाषित किया था
तो दो त्रिज्याओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड। तो आप देख रहे हैं ओ ए बी, और यह हो गया आपका थीटा, और यह जो है ए बी या चाप। तो त्रिज्यखंड का सूत्र होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए यह सभी जो जितने भी सूत्र हैं मतलब वृत्त के, वह क्षेत्रफल से ही जुड़े हुए हैं। जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल से जुड़े हुए हैं, और जो परिमाप है वह परिमाप से जुड़ा हुआ है। तो क्षेत्रफल होता है ना वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है। और आपको यह बात पता है कि एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 का। तो यह जो बिंदु है ओ, यहाँ पर जो यह कोण बनेगा यह फाइनल 360 का होगा। कितने का होगा? 360 का, जिसमें से एक थीटा है। क्या है? एक थीटा है। अब यह थीटा जो है यहाँ पे लिखा जाएगा और 360 नीचे लिखा जाएगा। और थीटा क्या है? थीटा जो एक कोण है, इसमें सवाल में आपको दिया रहेगा, किसी में 60 डिग्री दिया रहेगा, किसी में 120 डिग्री, किसी में 110 डिग्री, 105 में जो भी हो, जितना भी दिया हो उसको ऊपर रख करके और नीचे 360 से गुना कीजिएगा तो आपका वह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इस एरिया जो यह एरिया आपका क्षेत्रफल यहाँ प्राप्त हुआ, तो यह कैसे प्राप्त हुआ? पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल में से जो थीटा था उसके 360 के अनुपात में भाग करने पर वह प्राप्त होगा। अर्थात पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अब आगे आपको त्रिज्यखंड का परिमाप यदि बताना हो कि त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप के लिए हमने आपको बताया है कि परिमाप क्या होता है। परिमाप जो है बाहरी स्थिति को परिमाप कहा जाता है। अर्थात यह ओ ए और ओ ए प्लस ओ बी और यह चाप ए बी को जब हम जोड़ देंगे तो क्या होगा? त्रिज्यखंड का परिमाप हो जाएगा। तो ओ ए आपका एक त्रिज्या हुआ और ओ भी आपका एक त्रिज्या हुआ, और चाप का सूत्र होता है, चाप का सूत्र आपको प्राप्त होगा पाई आर थीटा बटा 180। ठीक है। अब आप यह सोचना चाहते हैं कि पाई आर थीटा कैसे हुआ? तो पाई आर जो है, पाई आर यह वृत्त का जो परिमाप है उस परिमाप का आधा, मतलब यह जो चाप है यह परिमाप में से ही निकला है ना। यह चाप या क्या है? इस परिमाप में से ही निकला है, इसलिए पाई आर इसको लिखा गया, और जो थीटा था उसके अनुपात में 180 को रखा गया। यहाँ पे आपको पाई आर थीटा 180 आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको समझ में आएगा। चाप की लंबाई बराबर सूत्र आपको प्राप्त होता है। मैंने आपको कहा है कि चाप जो है, चाप यह है ना, चाप की स्थिति यह है, या मान लीजिए दीर्घ चाप है ना यहाँ पे चाप। तो देखिए, तो चाप यह कहाँ से निकल रहा है? चाप परिमाप से निकल रहा है। तो परिमाप आपका 2 पाई आर हुआ ना। अब गुना, अब आपको पूरा अगर परिधि निकालना हो तो 2 पाई आर लिखिएगा, लेकिन यदि आपको सिर्फ चाप निकालना हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सपोज यह वृत्त हो, ठीक है, या केंद्र हो, और यहाँ से यहाँ की दूरी, अर्थात आपको ये चीजें निकालनी हो, ओ ए बी, ये चीज निकालनी हो, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा? परिमाप हो गया 2 पाई टोटल, और जो परिमाप की जो स्थिति है वह थीटा के हिसाब से होगी, या थीटा होगी। अर्थात थीटा और 360 के अनुपात को, या थीटा 360 में से निकला है, जिस तरीके से आपका क्षेत्रफल निकला था, तो थीटा बटा 360, तो यहाँ 2 से 360 हम काट देंगे तो 180 प्राप्त होगा। इसलिए सूत्र बनता है चाप की लंबाई बराबर पाई आर प्लस 180। इस तरह से आपको चाप की लंबाई का भी सूत्र प्राप्त हो गया। अब आपको त्रिज्यखंड का जब परिमाप निकालना है तो 2r अर्थात r प्लस r, देख रहे हैं ना, r प्लस चाप की लंबाई। सबसे पहले आप परिमाप और क्षेत्रफल में जब आप अंतर समझ लीजिएगा कि क्षेत्रफल जो है किसी भी क्षेत्र के आंतरिक स्थिति को कहा जाता है और परिमाप किसी भी क्षेत्र के बाहरी स्थिति को कहा जाता है। जब आप इसको समझ जाइएगा तब आपको आसानी से यह बातें समझ में आ जाएंगी। और मैंने पिछले आज के ही इस वीडियो में पीछे इस बातों पे भरपूर चर्चा किया है। आप इसको ध्यान से रिवीजन कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। गणित मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप इसको समझिएगा
आपको जब ये आने लगेगा, जब आप इसको सीखने लगिएगा तो आपको ये बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। मुझे आशा है कि आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का परिमाप, चाप की लंबाई अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वृत्त के क्षेत्रफल को और व्यास को, त्रिज्या की चर्चा हमने कर ही चुका है। अब आगे मैं बताने वाला हूं आपको कि अब हम लोग देखेंगे वृत्तखंड। तो यह वृत्त बन गया और एक केंद्र हो गया, दो त्रिज्याओं के माध्यम से एक त्रिज्यखंड काट लिया गया और यह जो त्रिज्या की अंतिम सीमा है उसको मिला दिया गया। तो यह जो प्राप्त हुआ खंड, यह वृत्तखंड हुआ, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। अब रही बात कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो बहुत आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं एकदम आराम से। आप देखिए कि यह जो आकृति है ओ ए बी ओ, यह त्रिज्यखंड है। क्या है? त्रिज्यखंड। यह लघु वृत्तखंड कहलाता है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो सकता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दीजिएगा तो आसानी से आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, अब त्रिभुज का भी क्षेत्रफल मतलब बहुतेरो प्रकार का होता है। अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल लगेगा, विषम बाहु होगा तो विषम बाहु के क्षेत्रफल लगेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि विषम बाहु नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, पहले सोच लीजिए। त्रिज्यखंड में विषम बाहु त्रिभुज कभी नहीं आता है, इसलिए क्योंकि जो वृत्तखंड बनता है वह दो त्रिज्याओं के मिलने से ही बनता है, और दो त्रिज्याएं तो ऑलवेज बराबर होंगी, हमेशा बराबर रहेंगी। तो जब दो को त्रिज्या आपस में बराबर रहेगा, अर्थात दो को भुजा जब त्रिभुज की आपस में ऑलवेज बराबर रहेगी, तो वहां विषम बाहु त्रिभुज तो हो नहीं सकता है। वहां पे संभावना जो है दो त्रिभुजों की होती है, सॉरी दो की नहीं, तीन की, या नहीं तो त्रिभुज समद्विबाहु हो सकता है। जब समद्विबाहु होगा, दो को भुजा बराबर होगी, तो ऐसी स्थिति में आप समद्विबाहु का क्षेत्रफल लगाइएगा। या नहीं तो त्रिभुज समबाहु हो सकता है, जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो, अर्थात जो यह ओ है, ओ ए है, ओ बी है और ए बी है, तीनों बराबर हो। या नहीं तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो सकता है। अब इसकी तुलना हम कैसे प्राप्त कर पाए, मतलब यह कैसे जानेंगे कि समकोण त्रिभुज है कि समद्विबाहु है कि समबाहु है, तो उसमें प्रश्न के हिसाब से आपको पता लग जाएगा। थोड़ी बहुत मैं हिंट दे रहा हूं। अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो क्लियर है कि वह समकोण होगा। यदि थीटा का मान 60 डिग्री है तो क्लियर है कि वह समबाहु होगा। यदि थीटा का मान 120 डिग्री है तो क्लियर है कि वह समबाहु होगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें जब मामला फंसेगा तो उसके हिसाब से हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। अर्थात त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो गया वृत्तखंड। क्या? वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और जब दीर्घ की बात की जाएगी, दीर्घ त्रिज्यखंड की बात की जाएगी, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड को घटा लीजिएगा तो दीर्घ त्रिज्यखंड निकल जाएगा। और जब दीर्घ वृत्तखंड की बात की जाएगी तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा लीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड प्राप्त हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त अर्थात आधा वृत्त, समझ गए? यह अर्धवृत्त हुआ जिसकी त्रिज्या हो गई r। इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो सामान्य है पाई r स्क्वायर बटा 2। ठीक है, इसकी परिधि निकालनी होगी, इसकी परिधि निकालनी होगी। तो परिधि जो है अर्धवृत्त की है चाप, और 2r, समझ रहे हैं ना बात? तो 2r हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि के लिए। ध्यान दीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा होते जा रहा है इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में करने का प्रयास कर रहा हूं। तो परिधि बराबर हो जाएगा, यहाँ केंद्र है एक r और दूसरी r। ठीक है, तो r प्लस r और प्लस ये अर्धवृत्त का चाप, अर्धवृत्त का चाप अर्थात पाई r, 2 पाई r होता है ना अर्धवृत्त, तो चाप हो जाएगा पाई r। जब इसको आप जोड़िएगा तो r 2r प्लस पाई r। अब दोनों में r कॉमन है
आर बाहर निकालिएगा तो पाई प्लस 2 इंटू आर, यह आपका अर्धवृत्त का परिमाप निकल गया, अर्धवृत्त की परिधि निकल गई। यहाँ आपको पाई स्क्वायर बटा 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। अब आगे आते हैं वलय। वलय का नाम आप लोग सुने होंगे, समकेंद्रीय वृत्त की भी चर्चा हमने की थी पिछले वीडियो में। अर्थात एक केंद्र हो और उसके ऊपर दो वृत्त बनाई गई हो, तो यह जो स्थिति है यह वलय है। जो आप छायांकित स्थिति देख रहे हैं यह वलय है। क्या है? वलय का क्षेत्रफल। अर्थात छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को निकालिए, सॉरी बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल निकालिए और छोटे वाले के क्षेत्रफल में से घटा दीजिए तो यह वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अर्थात इस छोटे वाले का त्रिज्या मानिए आर, बड़े वाले का त्रिज्या मानिए बड़ा आर, तो पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर, पाई बाहर निकाल लीजिए, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर, यह जो प्राप्त हुआ आपको यह वलय का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अब वलय की परिधि निकालनी हो तो वलय की परिधि दोनों अलग अलग होती है, बड़ी वाले की परिधि 2 पाई बड़ा आर और छोटे वाले की 2 पाई छोटा आर। इस तरीके से लगभग जो है वृत्त से संबंधित जो फार्मूले हैं उसको हमने आज की इस वीडियो में दिखाने का प्रयास किया है। अगर कोई ऐसा सूत्र हो जो छूट गया हो तो मैं इसको अगला अब जो क्षेत्रमिति का त्रिभुज या अन्य कोई वीडियो बनेगा उसमें मैं इसे अपलोड करूंगा। और इसके बाद यदि कोई समस्या आपको होती है तो आप कमेंट में अपनी समस्या को जरूर लिखें, क्योंकि आपके उस समस्या का समाधान मैं अगले वीडियो में जरूर करूंगा। ठीक है, इसी के साथ आज का यह क्लास समाप्त होता है।